कहानी कुर्सी की भी हमने बात की ये जो विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, नतीजा 3 तारीख को आएगा। तेलंगाना में आज वोटिंग चल रही है। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर जो इंडिया गठबंधन बना, उसकी चर्चा आप देख रहे होंगे कि इन विधानसभा चुनावों के प्रचार के दरमियान थोड़ी धीमी पड़ गई, बात नहीं हो रही थी। और तमाम नीतीश कुमार से लेकर तमाम लीडरों ने यह कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है, जो कि सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, वो इन चुनावों में अभी व्यस्त है। तो इसीलिए ये चुनाव एक बार बीत जाएं तो फिर हम इंडिया अलायंस की दोबारा बात करेंगे। क्योंकि इंडिया अलायंस बनाया इसी नाम पर गया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक उम्मीदवार उतारा जाए जो साझा उम्मीदवार होगा पूरे विपक्ष का। यानी 550 सीटों पर भाजपा बनाम विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। लेकिन इसके लिए जिस स्तर पर बात होनी चाहिए थी, जिस तेजी से बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तमाम अपोजिशन पार्टीज के दिल में यह बात है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को टाल रही है। कांग्रेस पार्टी शायद यह सोचती है कि एक बार 5 राज्यों के नतीजे आ जाएं और फिर अगर अच्छी कामयाबी हासिल होती है तो उसका वजन बढ़ जाएगा, फिर वो उस हिसाब से अपने सहयोगियों के साथ मोल भाव करेगी। अब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो, इस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा 2023 खत्म होने को आ गया, चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। पहले जो अभी कुछ महीने बीते हैं उसमें काम हो सकता था, वो महीने हमने खो दिए। अब जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए 2024 के चुनाव की, साथ बैठकर एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं वो मिल के लेंगे, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल एक साथ मिलके एक कॉमन स्ट्रेटजी पे काम करें। एक समानांतर नैरेटिव पूरे देश के अंदर गढ़ा जाए, उसी के हिसाब से आपकी मीडिया स्ट्रेटजी हो, उसी के हिसाब से आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट्स हों, और आप एक ब्लॉक और एक अलायंस की तरह 2024 के इलेक्शन में जाते हुए दिखें। आज नवंबर खत्म हो रहा है, आपके पास चंद महीने हैं। कुछ महीने जो बीत गए उनके अंदर भी काम समन्वय के साथ होना चाहिए था, वो समय जो है हमने खो दिया। मगर अभी भी समय है, अब समन्वय के साथ जो है काम करने की जरूरत है। क्या कोई, राहुल जी, आप अपोजिशन इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके बीच कोई फ्रस्ट्रेशन घर करती हुई देख रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी क्या बाकी इस मुद्दे को ढकेल रही है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा दरारें दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव स्टैलिन को जाके मिलते हैं, जिस तरह से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बात करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाते हैं, तो ये सारी और अखिलेश जो है वो मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कांग्रेस को बोला, तो ये दरारें दिखाई देती है। ये नहीं दिखाई देता कि ये जो सारे विपक्षी दल हैं वो एक होकर बीजेपी को कोई चुनौती दे पाएंगे। देखिए, अभी चुनाव 2024 का दूर है, लेकिन फिर भी ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो इंडिया या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक साथ कहीं दिखाई दिया है हमें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि पहले ही बहुत समय बर्बाद हो गया, अब तो आइए मिल बैठकर बात कीजिए, क्या दिखा रहा है इस अलायंस की इस वक्त की दशा? देखिए, मैं मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव से शुरू करता हूं। अब आपको लगेगा कि ये इसमें इंडिया गठजोड़ का क्या लेना देना, लेकिन 2018 में कांग्रेस का एक गठजोड़ था। दिग्विजय सिंह पूरी ताकत से कमलनाथ के साथ लगे हुए थे। 23 आते आते क्या हो गया, उनका बेटा मेरा बेटा, कौन राजनीति में पिछड़ जाएगा इसकी चिंता होने लगी, और दोनों क्या कहने लगे, जाके उसके कपड़े फाड़ो, ये तो विष पी लेगा, ये जिम्मेदार है। इंडिया गठजोड़ की मानसिकता आज की तारीख में वही वाली है। सबको लग रहा है कि मान लो बाई एनी चांस कुछ ऐसा हो जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सेंटिमेंट बन ही जाए तो हम कहां खड़े होंगे, इसलिए दूसरे वाले को थोड़ा घसीट के पीछे करो। अब ये जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं और देखते हुए लगता है कि अरे बड़ी पीड़ा है, बड़ी चिंता है इनको, लेकिन सोचिए जरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां ये हैं भी नहीं वहां भी, और सच बात यह है इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के अलावा है कौन विपक्ष में, लेकिन इन लोगों के अंदर जरा सा भी मन बड़ा नहीं हुआ कि कहते कि भाई ठीक है हम इन 3 राज्यों में चलेंगे। अरविंद जी जाते प्रचार करते, सौरभ भारद्वाज भी चले जाते, लेकिन ये लोग तो कह रहे थे सबसे भ्रष्ट सरकार देश में कोई है तो भूपेश बघेल की है, राजस्थान में अशोक गहलोत की है।
शिवराज सिंह चौहान को तो ये कहेंगे ही कहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब उस जगह पर आम आदमी पार्टी खड़ी है जहां उसको अब डर लग रहा है। अब उसको लग रहा है कि भाई अब गड़बड़ हो जाएगी, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, हम तो निपट जाएंगे, तो हमारा कोई अभी तो देखिए ना इतनी चीजें लड़ते हुए, अभी तो उनको मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिल गया 6 महीने का। तो एक तरह से कहें जो दूसरे डर हैं वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हावी हैं, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सबके मन में एक अजीब किस्म का फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, अजीब किस्म का डर कह लीजिए, और थोड़ा सा ये भी कि कहीं कुछ हो गया तो हम कहां खड़े रहेंगे, ये वाली चिंता ज्यादा है। अच्छा, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर एक किताब लिखी गई, उसका विमोचन था, उसमें सोनिया गांधी गई थी और उनको अध्यक्ष बने हुए कांग्रेस पार्टी के 1 साल पूरा होने का मौका भी था। उस उपलक्ष्य में सोनिया गांधी ने कोई एक ऐसी बात कही जिसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे को एंडोर्स कर लिया है। दरअसल सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ करते हुए कहा था कि आज के माहौल के अंदर कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या इसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि वो 2024 के लिए बात कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, मल्लिका खड़गे जी का रोल, मुझे लगता है उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। आप देखिए कर्नाटका के अंदर उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की लड़ाई को निपटाया। राजस्थान के अंदर भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई लंबी चली, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को मनाया। राजस्थान में तो ये सवाल है कि किसने किसको निपटाया। हाँ, वो भी है, लेकिन पार्टी छूटने की स्थिति नहीं आई। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बनाकर मैनेज किया। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो एक वर्क कल्चर था उसमें थोड़ा ना उन्होंने जरूर इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन खड़गे साहब का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जाता है वो ये जाता है कि एक दलित है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब ये बताना चाहती है पूरे देश के दलित लोगों को कि हम दलित अध्यक्ष बनाया है और दलित को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर खड़गे का नाम आता है, निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन बना है उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बिना इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर खड़गे का नाम आगे बढ़ाती है तो एक दलित के नाम का विरोध करने ना नीतीश कुमार हिम्मत कर पाएंगे, ना ममता बनर्जी कर पाएगी। और अगर इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है अच्छा रहा और जैसा कांग्रेस क्लेम करती है वैसा हुआ तो तब तो बात ही क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा खड़गे का विरोध करना इस आधार पर। तब राहुल गांधी का ग्राफ तो बढ़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर आप कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? यही तो सवाल है। मैंने तो इसलिए कहा कि क्या सोनिया गांधी के बयान को ऐसे देखना उचित है? तो कहा ना सत्ता जहर है। नहीं, वो राहुल ठीक गांधी है, अध्यक्ष बन के संभालेंगे। देखिए वो ठीक है, पर वो कैसे, वो वैसे ही चलाएंगे जैसे कि उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को चलाया था, उनका बिल फाड़ के, उनको अलग चीजें करके। क्या ऐसे ही वो जो है आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे की जितनी प्रशंसा की जा रही है और वाकई कांग्रेस पार्टी में ये है कि उन्होंने उनका घर ठीक किया है, क्या उनको उस ओर प्रोजेक्ट करने की कोशिश है? कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की मार हमने देखी है कि अध्यक्ष पद को लेकर, जिस तरह से एक बार ये उठने लगा था कि क्या केवल गांधी परिवार ही इस पार्टी का सब कुछ है, ये सारी बातें होने लगी थी, एक विरोध के स्वर उठने लगे थे, नेता अलग जो है गुट बनाने लग गए थे, तो क्या उसको हमें इस संदर्भ में देखना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उसको सॉल्व करने के लिए गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, कि या फिर हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार? मतलब उनको एक काम करने वाला अध्यक्ष चाहिए या एक लीडर चाहिए पार्टी का? ठीक, हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि लीडर के तौर पर वो देखते हैं खड़गे जी को। और ये 2015 के दीपावली मिलन में पहली बार पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जरा भाई आप लोग चर्चा कीजिए, आप लोग कुछ कॉलम वॉलम भी लिखिए, कुछ डिबेट कीजिए कि पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी है क्या। और हर दिन ये बात होती थी कि 20 साल से सोनिया गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बना, बीच में बदला भी तो उन्हीं का बेटा राहुल गांधी, हार भी गया तो उसी के पीछे पूरी कांग्रेस लगी। ये दबाव में लिया गया निर्णय था। अब ठीक है, इसको लोग कहेंगे कि अरे भाई बदल गया, ऐसे तो भाजपा में कहां चुनाव होता है। वो लोग ठीक है, हर पार्टी में सहमति बनती है, लेकिन भाजपा में तो नीचे से भी चुनाव होता है, तो वो चुनाव तो कभी कांग्रेस में होता हुआ नहीं दिखता हाल के दिनों। ये एक मजबूरी थी, लेकिन राजनीति में कई बार मजबूरी भी ना, कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छा ठीक है, चलो दलित होना, कर्नाटक से होना, कर्नाटक का चुनाव जीत जाना, वरिष्ठ होने के नाते कई बार आप सहमति बना पाते हैं,
आपके अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो काम आ जाते हैं। वो काम शायद राहुल गांधी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब सोनिया जी ये स्वीकार कर लें और उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर घोषित कर दें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर होगी। ये कलेजा कड़ा करना पड़ेगा सोनिया गांधी जी को कि वो तय करें और कहें कि हां, प्रधानमंत्री पद के हमारे दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सिर्फ ऐसे चर्चा करने भर से कुछ नहीं होने वाला है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर जो भारत से जुड़ी हुई है और जिसको लेकर के भारत ऐसा लग रहा है कि एक टफ स्पॉट में है। दरअसल अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी, भारत ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है उसको, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हत्या की कोशिश के मामले में न्यूयॉर्क की एक अदालत के अंदर केस दर्ज किया गया है। चार्जशीट हुई है जिसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। यह चार्जशीट बुधवार देर रात को सामने आई। इस व्यक्ति का, जो भारतीय मूल व्यक्ति, उसका नाम है निखिल गुप्ता और आरोप यह है कि निखिल गुप्ता से भारत सरकार के एक अधिकारी ने पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा। इस व्यक्ति ने आगे जाकर अपने एक सोर्स से बात की। वो सोर्स जुड़ा हुआ था अमेरिका की अथॉरिटीज के साथ। उस व्यक्ति ने इसके बाद इनको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो कि इस हत्या को अंजाम देने वाला था और वो व्यक्ति निकला अमेरिका की पुलिस फोर्सेस का एक अंडरकवर ऑफिसर। मामला सारा मामला खुल गया। मामला बताया जा रहा है कि मई महीने से चल रहा है भारत सरकार और अमेरिका के बीच में। जो भारतीय व्यक्ति है, सरकारी अधिकारी है, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया, केवल चार्जशीट में उसका नाम CC1 लिखा गया है। लेकिन यह जरूर कहा गया कि यह CC1 नाम का जो व्यक्ति है ये भारत सरकार की एक एजेंसी का व्यक्ति का अधिकारी है। अब इसमें कई मौकों पर खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर भी इस व्यक्ति ने बताया है। यह भी कहा है कि इसके जिम्मे सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस का काम था। अब सवाल यह है कि जो कनाडा कह रहा था कि हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में भारत की किसी एजेंसी के व्यक्ति का हाथ है, अब अमेरिका ये बात कह रहा है, तो ये क्या भारत के लिए एक मुश्किल परिस्थिति है? कनाडा के मामले में तो भारत ने साफ कहा था कि ये झूठे बेबुनियाद आरोप हैं। यहां तक बात चली गई कि हमने वहां वीजा देने पर रोक लगा दी थी। उनके यहां पर जो कनाडाई हाई कमीशन के अंदर जो स्ट्रेंथ होती थी डिप्लोमेट्स की, वो हमने कम कर दी थी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन अमेरिका के साथ भारत ये कह रहा है कि हम इस मुद्दे पर जांच कर रहे हैं। तो पहली बात तो दोनों मामलों के अंदर अंतर है, हम भी देख रहे हैं अंतर है, इसलिए हमारा रुख भी अलग है। और क्या भारत के लिए, कोई सरकार के लिए कोई चिंता का विषय है ये? देखिए, ये जांच में क्या क्या बातें सामने आती है उस पर निर्भर करेगा। अभी तक जो आरोप सामने आए हैं उसमें ये है कि निखिल गुप्ता की बात आई है। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में वहाँ पे उनका अरेस्ट हुआ था, वहाँ से अब अमेरिका जो है वो लाया जाएगा। तो वो क्या क्या बातें बताते हैं, क्या होता है। लेकिन जो बातें सामने आई है वो ये भी है, उसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि कोई भारतीय इंटेलिजेंस का कोई व्यक्ति है भारत में जिसके साथ जो है निखिल गुप्ता की बात हो रही थी और वो टेलीफोन जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आई हैं सामने, ये आरोप लगाया गया है। ये बात हुई थी कि भारतीय जो इंटेलिजेंस का व्यक्ति है उसने 1,50,000 डॉलर्स जो है इस तरह के जो है पैसा जो है ऑफर किया था एक गन फॉर हायर के लिए दिया गया है। वो हायर करने, एक गन फॉर हायर करने के लिए, ताकि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसकी हत्या की जा सके। तो ये आरोप हैं, ये सब सामने चीज़ें आएंगी जब जो है निखिल गुप्ता जो है उनका बयान होगा, जब वो चीज़ें सामने लाएंगे। क्या कोई भारतीय इंटेलिजेंस का व्यक्ति इन्वॉल्व है भी कि नहीं है, या कोई और भारतीय मूल का व्यक्ति जो है उसने ये सब करवाया, ये सब कुछ जांच का विषय है, वो सामने आया। समय बिल्कुल खत्म हो गया हर्षवर्धन जी, लेकिन इस मामले में क्या भारत सरकार या सीधे सीधे कहें नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आपको लगता है कोई चिंता वाली बात है, या इसको भी लोग दूसरे नजरिए से भी देखेंगे कि जो हो रहा था ठीक ही हो रहा था? चिंता वाली बात नहीं है। अमेरिका दबाव में है। भारत जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पर प्ले कर रहा है उसमें अमेरिका के लिए भारत की भूमिका को कमतर करने की कोशिश है। जब फाइव आइज यानी वो इंटेलिजेंस नेटवर्क जो अमेरिका कनाडा के साथ सबसे मजबूत देशों का है वो निज्जर के मामले में नहीं दे पाया, सीसीटीवी फुटेज ने बता दिया कि भारत का उसमें कोई हाथ नहीं है। और यहां भी अगर सचमुच पूरी तरह से कुछ प्रमाण मिले होते तो वहां कुछ कार्रवाई होती हुई दिखती। वहां से दबाव बनाने की कोशिश दूसरे मसलों पर, हम रशिया के साथ खड़े होते हैं, हम ट्रेड डील करते हैं, हम ऑयल खरीद रहे हैं, हम कई मोर्चों पर दुनिया से लड़ रहे हैं। दुनिया के दादा की समस्या दूसरी है। भारत के लोगों को खुश होने की जरूरत है, हम हर जगह अपने दुश्मनों के लिए काल साबित हो रहे हैं।
जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, राहुल जी, समीर चौकांकर साहब, हर्षवर्धन जी, आपका आज कहानी कुर्सी की में जोड़ने के लिए।